नुपुर शर्मा के विवादित बयान से भाजपा और मोदी सरकार की आलोचना, बिहार में कास्ट सेंसस को लेकर राजनीतिक हलचल और आरएसएस चीफ मोहन भागवत के ज्ञानवापी मस्जिद बयान पर काफ़ी सारे प्रश्न उठे। ये सभी सवाल आपने हमें पिछले सप्ताह भेजे, जिन पे आज हम चर्चा करेंगे और इनके साथ कुछ और ख़ास मुद्दों पर भी हम अपने एडिटर इन चीफ शेखर गुप्ता के साथ इस एपिसोड में ये सारे प्रश्नों के जवाब लेंगे। और नीलम पांडे हैं मेरे साथ आज, आप जानते हैं इन्हें। आपका बहुत धन्यवाद। अपूर्वा छुट्टी पर है, आपने समय निकाला इसके लिए, तो थैंक यू वेरी मच। आपका इस साप्ताहिक शो में बहुत ही स्वागत है। तो बिना किसी विलंब के पहले प्रश्न को हम लेते हैं, जो कि बसंत मिश्रा ने भेजा है और वो जानना चाहते हैं कि जो आरएसएस चीफ मोहन भागवत का बयान था ज्ञानवापी मस्जिद के ऊपर, उन्होंने बोला था कि हर जगह हमें एक तरह से मस्जिद में शिवलिंग नहीं ढूंढना चाहिए, और जो बीजेपी स्पोक्सपर्सन नुपुर शर्मा के खिलाफ जो कार्रवाई हुई, जो उनको सस्पेंड किया गया, क्या दोनों के बीच कोई लिंक है? और आपको क्या लगता है कि प्रधानमंत्री को हेट पॉलिटिक्स पे अब कुछ बोलना चाहिए? देखिए, पहली बात तो मैं आपका आखिरी सवाल का जवाब पहले देता हूँ कि प्रधानमंत्री को ऐसे मामले में, जो मामला इतना संगीन हो जाए और देश में जिसे कहते हैं कि सोशल कोहेजन, के सामाजिक एकता, उसके ऊपर अगर आँच आने लगे तो प्रधानमंत्री को कुछ बोलना चाहिए। वो कहीं भी थोड़ा बहुत भी बोल सकते हैं, उसका भी असर होता है, और उनका नहीं बोलना एक नोटिस किया जाता है, जो ठीक नहीं है। दूसरी बात यह है कि जो बात कही आरएसएस सरसंघ चालक ने, मोहन भागवत जी ने, उसमें और नुपुर शर्मा और दूसरे जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं उनके साथ जिंदल, नवीन कुमार जिंदल, नवीन जिंदल ही कई लोगों ने नवीन कुमार जिंदल वाले नवीन जिंदल के बेचारे की फोटो लगा दी। इन्होंने एक ट्वीट किया था। वो नहीं, कोई और है। सो वो दोनों बिल्कुल अलग मामले हैं, क्योंकि वो तो एक और ही सिलसिले में और वो उस बात की स्पिरिट में था ही नहीं जिस स्पिरिट में कि मोहन भागवत जी ने कहा। अब जो मोहन भागवत जी कहते हैं, आपका पहला सवाल है, वो कुछ गहरी बात कहते हैं। वो सीधी बात ये नहीं कहते छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी। वो ये कहते हैं कि भाई हर चीज़ में झगड़ा मत करो, हर जगह मत ढूंढो, लेकिन यहाँ पे क्योंकि आपने कुछ ढूंढा है, कुछ हो रहा है, तो वो कोर्ट में है, तो कोर्ट में चलने दीजिए। हालांकि कोर्ट में तो 30 साल लगते हैं, तो अगर दोनों समुदाय आपस में मिलकर कुछ फैसला कर लेंगे तो बेहतर होगा। और वो ये भी कहते हैं कि कुछ जगह हैं ऐसी जिनके बारे में हिंदू लोगों की बहुत ज़्यादा मान्यता है और जिनके साथ उनको बहुत लगाव है। तो उनका एकदम इशारा ये अब बनारस और मथुरा की तरफ है कि अयोध्या, बनारस और मथुरा। तो वो सिर्फ ये नहीं कह रहे कि इसको लेके अब इधर निकल जाते हैं, वो कह रहे हैं कि देखो, हम ये नहीं कह रहे कि सारी मस्जिदें या सारे जो अब आपके जहाँ पे विवादित श्राइन्स हैं उनको आप खोलो, उनके नीचे से शिवलिंग ढूंढो, लेकिन ये दो में हमारी और बहुत आस्था है, तो इनके बारे में आपस में मिलकर कुछ कर लो तो आपको क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन आज भी आपने देखा होगा जिस तरह से कई जगहों पे, जामा मस्जिद में दिल्ली में, कर्नाटका में, वेस्ट बंगाल में, कई जगह पे आज प्रोटेस्ट हुई हैं, तो उसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, वो एक अलग चीज़ है, वो अलग चीज़ है। वो जो टीवी के अंदर हमारे यहाँ जो बड़ा एक भद्दा तमाशा होता है, हर टीवी चैनल में नहीं लेकिन ज़्यादातर टीवी चैनल्स में आजकल यही होता है कि 2-4 को इधर से ले आए, 2-4 को उधर से ले आए, उनको भिड़ा दिया जी। तो ये, और सोचते हैं कि बहुत कोई एंटरटेनिंग बात है, मनोरंजन हो रहा है, लेकिन ये मनोरंजन में देश का भी नुकसान हो जाता है और लोगों की भावनाएं भी आहत होती हैं। तो चाहे मुसलमान हिंदू की भावना आहत करे या हिंदू मुसलमान की भावना आहत करे, अगर आपका आपस में बहस भी होती है तो आपको सोचना चाहिए कि क्या चीज़ है जो कहने की, उसकी मर्यादा क्या है और सुलझा कैसे सकते हैं। हाँ, नहीं, और मर्यादा क्या है। आप ये देखें कि दूसरे आदमी को उससे अगर मैं उससे असहमत हूँ तो वो कैसे असहमति दिखाऊं कि उसको ये ना महसूस हो कि मैं उसकी या उसके धर्म की बेइज्जती कर रहा हूँ। तो ये बात सबको सोचनी चाहिए। और मैं कहूँगा कि जो टीवी की हमारी डिबेट्स आजकल चलती हैं उनमें सब बात भूल गए। अब कई टीवी चैनल्स तो ऐसे ही हैं, वो पता नहीं कहाँ से लाते हैं मौलाना लोग, मतलब जिसकी दाढ़ी हो उसको टोपी लगा के बिठा देते हैं, और ऐसे ही हिंदू के साइड से किसी को बिठा देते हैं, वो आपस में लड़ते हैं और वो ऐसे लड़ते हैं और ऐसे शब्द इस्तेमाल करते हैं कि उन शब्दों का नुकसान चोट बहुत गहरी होती है। ये तो मेरी माँ हमें बताती थी कि रहीम जी कह गए थे
कि रईमन जिवा बावरी कह गई स्वर्ग पताल, आप तो क्या भीतर भई जूती खात कपाल, है ना, कि आपकी ज़बान से जो निकल गया, ज़बान तो अंदर चली गई, आपके मुंह के छुप गई और जूते पड़ते हैं आपके सिर के ऊपर। तो ये किसी को अपनी ज़बान पर लगाम नहीं रहता है, और उसमें जो एंकर हैं वो भी नहीं चाहते कि किसी की ज़बान पे लगाम हो, क्योंकि जितनी ज़बान बेलगाम होगी उतनी उनकी टीआरपी ज़्यादा बनेगी। तो उस चक्कर में अब ऐसे गलत तमाशे शुरू हो जाते हैं जो अभी हो रहे हैं सारे देश में, बिना बात में बवाल हो गया है। और अब हम राजनीति से अर्थव्यवस्था की तरफ चलते हैं। अभय भस्मी हैं, वो ये जानना चाहते हैं भारत चाबार जो पोर्ट है उस पर इतना पैसा क्यों खर्च कर रहा है, उससे क्या हमें मिलेगा? देखिए, ये सारे हिंद महासागर में और पैसिफिक ओशन में इस समय क्या हो रहा है? इस समय यही हो रहा है कि एक यहाँ हर कोई अपनी गोटी चल रहा है। चीन अपनी गोटी चलता है, भारत अपनी गोटी चलता है, ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका जो क्वाड के सदस्य हैं ये अपने अपना खेलते हैं। तो ये जो इंडो पैसिफिक जिसे कहते हैं, ये अब एक बहुत बड़ा शतरंज का बोर्ड है, चेस बोर्ड है। तो इसके ऊपर भारत की एक गोटी रखी गई चाबहार में। अब चाबहार का महत्व क्या है? चाबहार जब आप खाड़ी के अंदर जाते हैं, जिसको कि आप पर्शियन गल्फ कह दें या अरेबियन गल्फ कह दें, तो उसमें जब जाते हैं तो उसका जो मुंह है वहाँ पर चाबहार का बंदरगाह है। वहीं ईरान में उसी के थोड़ा सा पहले पाकिस्तान का ग्वादर का बंदरगाह है जी। वो भी पर्शियन गल्फ के मुंह पर है। तो वहाँ से जितनी शिपिंग आती है, जितना वहाँ से तेल आता है दुनिया भर का, वो तो गल्फ कंट्री से आता है, गल्फ देशों से आता है। तो उस जगह का बहुत महत्व है। दूसरी बात ये कि अगर आप उस नक्शे को देखें तो आगे आगे चलें तो भारत का जो तट है वो भी बहुत दूर नहीं है जी। कराची का जो बंदरगाह है, जो पाकिस्तान की नौसेना का हेडक्वार्टर है, वो भी दूर नहीं है। तो चीन के साथ मिलकर पाकिस्तान जब ग्वादर में इतना बड़ा बंदरगाह बना रहा है, जो कि नेवल बेस बनेगी, चीन की नेवल बेस बनेगी। और अगर आप फिर से दोबारा नक्शा देखें तो जो दूसरी तरफ से रास्ता आ रहा है, जो रेड सी कहते हैं, रेड सी से जो हिंद महासागर की तरफ आ रहा है, जो पहले की पर्शियन गल्फ से मिलता है, उसके मुंह पर भी, उसके सिर पर भी चीन ने अपनी बेस बनाई हुई है जिबूती में। तो उन्होंने वहाँ से भी उसको कंट्रोल किया हुआ है। तो इसलिए भारत का यहाँ होने का फ़ायदा है और उसका महत्व है। दूसरी बात यह है, अफ़गानिस्तान एक लैंडलॉक्ड देश है जहाँ पे कोई समुद्र नहीं है। तो अफ़गानिस्तान का रास्ता दुनिया के लिए जो खुलता है वो या पाकिस्तान के रास्ते से खुलता है। पाकिस्तान के रास्ते से खुलेगा तो फिर वो CPEC और ग्वादर के रास्ते से मिलेगा। पाकिस्तान तो भारत को अफ़गानिस्तान में दवाइयाँ भी भेजने की इजाज़त मर के ही देता है। अभी बड़ी मुश्किल से गेहूँ भेजने की इजाज़त दी है, क्योंकि अफ़गानिस्तान में लोग भूखे मर रहे थे। तो अब अफ़गानिस्तान के साथ भारत कैसे अपना ताल्लुक़ रखे? तो अगर ये चाबहार की बंदरगाह होती है तो वहाँ भारत के जहाज़ जा सकते हैं और वहाँ से फिर ट्रेन से और सड़क से आप अफ़गानिस्तान के साथ अपनी तिजारत व्यापार कर सकते हैं। और ऐसे ही आप ईरान के साथ भी कर सकते हैं। इसलिए चाबहार का बहुत महत्व है। और मंजुल शर्मा ये जानना चाहते हैं कि बांग्लादेश की जो अर्थव्यवस्था है वो क्यों चरमराई हुई है? क्या वहाँ पर भी कुछ हमें श्रीलंका जैसा हाल दिखेगा? नहीं, बांग्लादेश में ऐसा कुछ हाल नहीं है। बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था बिल्कुल ठीक ठाक है। पाकिस्तान में चरमराई हुई है, नेपाल में कुछ काफ़ी समस्याएं हैं, लेकिन बांग्लादेश में ऐसी कोई समस्या नहीं है। बल्कि अभी जिन देशों ने श्रीलंका की मदद की है, क्योंकि श्रीलंका के पास विदेशी मुद्रा नहीं बची बिल्कुल भी, उनमें से श्रीलंका भी है। अच्छा। बल्कि भारत ने जब पैसा दिया, खैर भारत ने बहुत पैसा दिया है, उनमें से बांग्लादेश भी है। उनमें माफ़ कीजिए, उनमें से बांग्लादेश भी है। भारत के ने तो अब काफ़ी पैसा दिया है, लेकिन उसके पहले ही बांग्लादेश ने उनको क्रेडिट लाइन एक दी थी। तो बांग्लादेश इस समय आर्थिक रूप से मैं कहूँगा कि पहले से बेहतर कर रहा है। और अजय चौहान हमसे जानना चाहते हैं, इसके बारे में काफ़ी लिखा भी गया है, जो कैंसर का एक नया ड्रग आया, उसकी काफ़ी चर्चा हो रही है। क्या है वो और क्या उससे हम देखिए, इसके बारे में अब ज़्यादा समझना चाहते हैं तो संध्या रमेश हैं हमारी साथी, हमारी साइंस एडिटर हैं, तो उन्होंने एक वीडियो किया है, आप वो देखिए, उसमें आप समझेंगे, उन्होंने ठीक से समझाया है। तो मैं अगर समझाऊंगा तो मैं नीम हकीमी करूंगा, जो कि ठीक नहीं है। लेकिन बेसिकली उसमें ये है कि वो जो हमारी शरीर का जो इम्यून सिस्टम है, वो दवाई हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम पे काम करके इस कैंसर से मुकाबला करती है। क्योंकि आमतौर पे कैंसर क्यों होते हैं?
आमतौर पे जो कैंसर होते हैं वो हमारी शरीर के जो इम्यून सिस्टम है या जो इम्यून सेल्स हैं उनमें कुछ गड़बड़ होती है, उनमें कोई जेनेटिक डिफेक्ट होता है, या उसमें कैंसर क्या है, एक ही आपकी शरीर में, आपका नहीं कहता, किसी के भी शरीर में एक ही सेल, एक ही कोशिका को शैतानी करनी होती है, फिर उससे आगे बढ़नी शुरू हो जाती है। तो वो जब हमारे शरीर को जो चीज़ सुरक्षित रखती है वो हमारा इम्यून सिस्टम है जी। तो ये सब इम्यून सिस्टम के थ्रू ये नई दवाई आई है जो कि इस कैंसर को हैंडल करती है। हालांकि ये सैंपल छोटा था, सिर्फ 18 पेशेंट्स का था, लेकिन 18 के 18 में रिमिशन हो गया, ये बहुत बड़ी बात है। एक और मेंबर हमारे जानना चाहते हैं कि जो अभी क्लाइमेट रिपोर्ट आई है जिसमें इंडिया का 180 कंट्री में सबसे नीचे वो पायदान पे पाया गया है, वो जानना चाहते हैं क्या रिपोर्ट में कोई सच्चाई है या जो गवर्नमेंट कह रही है कि एक तरफा रिपोर्ट है, आप कैसे देखते हैं? देखिए, कुछ तो ये रिपोर्ट एक तरफा है क्योंकि इसमें जो यार्डस्टिक्स हैं, जो मापदंड हैं, वो बहुत ज़्यादा जो विकसित देश हैं उनके लगाए गए हैं। लेकिन इसके बावजूद ये भी कहना पड़ेगा कि आप अपनी हवाई बाहर देख लें जी, किसी भी मौसम में देख लें और भारत के किसी भी हिस्से में देख लें, मतलब अब ठीक है हिमालय में कहीं ऊंचे चले जाएं तो अलग बात है, वो नहीं मैं कहता हूं, लेकिन जनरली भारत का पर्यावरण की स्थिति जो है बहुत ख़राब है और भारत के अंदर हर तरह का पोल्यूशन है, हर तरह का प्रदूषण है। ना सिर्फ गैसेस का है, ना सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड का है, ना सिर्फ नाइट्रेट्स का है, बल्कि और भी धूल का है, गंदगी का है, और जो हमारे जो केमिकल इंडस्ट्री भी है जी, वो भी इतना कुछ कंट्रोल करके नहीं रहती है। हमारे जो बहुत ज़्यादा हमारे पावर प्लांट कोयले के हैं, कोयले के पावर प्लांट भी सब इतने आधुनिक नहीं हैं कि वो ठीक तरह से प्रदूषण को कंट्रोल करें, बहुत काफ़ी पुराने भी हैं। और हम इतने अमीर देश तो है नहीं कि पुराने प्लांट को ख़त्म करके नई नई मशीनें वहाँ लगाए जाएँ। तो ये सब चीज़ें मिला के हमारे देश में पर्यावरण की समस्या काफ़ी गहरी है। और ये भी सच बात है कि जैसे कहते हैं कि गरीबी पर्यावरण की सबसे बड़ी दुश्मन है जी। तो गरीबी में लोग फिर कोयला जलाते हैं, गोबर के उपले जलाते हैं, लकड़ी जलाते हैं, पत्ते जलाते हैं, तो इन सब चीज़ों से असर पड़ता है। तो भारत की हालत तो अच्छी नहीं है, लेकिन 180 देशों में 180वां होना थोड़ी सी ज़्यादती लगता है। एक और हमारे मेंबर हैं गणेश मलपुते, वो ये जानना चाहते हैं हर राजनीतिक जो पार्टी होती है उसको एक कास्ट सेंसस और कास्ट की जो पॉलिटिक्स होती है उसमें इतना इंटरेस्ट क्यों आता है? वो ये इंडिया का जो भविष्य है उसमें उससे क्या मदद मिलेगी? देखिए, हर इंसान की अपनी कोई पहचान होती है। वो आपके नाम से होती है, आपके जेंडर से होती है, मेल है, फीमेल है, ट्रांसजेंडर है, आपके धर्म से होती है, आपकी जाति से होती है, आपकी भाषा से, आपके खाने से, आपके रहन सहन के तरीके से। तो हर इंसान की अपनी पहचान होती है, तो जाति भी उसमें भारत में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। अभी आप देखें कि अगर आप मैट्रिमोनियल एडवर्टीजमेंट्स देखें तो 90% लोग अपनी जाति में ही शादी करना चाहते हैं, तो उसमें ऊंची नीची जाति का सवाल नहीं आता। तो ये आइडेंटिटी होती है, पहचान होती है। तो इसलिए हम जाति को यहाँ छोड़ नहीं सकते, जैसे कि हम धर्म को यहाँ छोड़ नहीं सकते। एक पार्टी हिंदुत्व के नाम से वोट मांगती है, एक पार्टी धर्मनिरपेक्षता के नाम से वोट मांगती है। एक पार्टी जो धर्मनिरपेक्षता के नाम से वोट मांगती है वो सोचती है कम से कम मुसलमान या माइनॉरिटीज़ जो हैं, अल्पसंख्यक, तो मुझे वोट देंगे ही। तो हर राजनीति में आइडेंटिटी होती है। अगर आप अमेरिका में देखिए, वो एक और बहुत बड़ी डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, वहाँ भी आप देखिए कि जो ज़्यादातर जो श्वेत लोग हैं, वाइट लोग हैं, ख़ास करके वाइट मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास जो हैं, वो सब रिपब्लिकन वोटर्स हैं। अमीर तो हैं ही वाइट रिपब्लिकन वोटर्स। और ऐसे ही आप देखें कि वहाँ पे जो अफ्रीकन अमेरिकन्स हैं, जो काले रंग के लोग हैं, या जो काफ़ी साउथ एशियन भी हैं, चीनी ओरिजिन के लोग हैं, कोरियन हैं या हिस्पैनिक हैं। बहुत ज़्यादा लोग अमेरिका में अब हिस्पैनिक हैं, तो स्पेनिश बोलने वाले हैं, जो कि लैटिन अमेरिकन या साउथ अमेरिकन देशों से या मेक्सिको से या हैटी से वहाँ से आए हैं। तो वो सब डेमोक्रेट्स को वोट देते हैं जी। तो ये पहचान या आइडेंटिटी हर राजनीति का एक हिस्सा है और उसका एक ये एसेंशियल हिस्सा है।
और तन्वी कौशल जानना चाहती हैं कि जो ये लॉरेंस बिश्नोई जैसे जो गैंगस्टर्स हैं वो जिस तरह से पूरा जेल से ही अपना ऑपरेशन चलाते हैं, उनके बारे में थोड़ा आप और बता पाएंगे क्या, और इसका सलूशन क्या है? देखिए, ये हमारा जो जेल एडमिनिस्ट्रेशन है, क्योंकि हमारे पुलिस में करप्शन है, हमारे सारे सिस्टम में करप्शन है, और ऐसे ही जेल एडमिनिस्ट्रेशन में भी करप्शन है। अब मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन एक बड़े राजनेता हैं जिनको जेल हुई लंबे समय के लिए, तो थोड़े दिन के बाद जो उनका जो खाना बनाने वाला था वो भी कहीं जेब काटने में पकड़ा गया, उसको भी जेल होगी, उसी जेल में आ गया। थोड़े दिन में जो उनका मालिश करने वाला था उसने भी ऐसे कोई उठाईगिरी की थोड़ी बहुत, अब वो क्यों करी आप और हम सोच सकते हैं, आप अंदाज़ा लगाइए, वो भी उसी जेल में आ गया। ऐसे उनके 8-10 लोग जेल में आ गए, तो उनकी मालिश भी हो रही है, उनका खाना भी बन रहा है। तो ये सब बातें इसलिए होती हैं कि हमारे लोग जो जेलें वगैरह भी चलती हैं उसमें कंट्रोल नहीं होता है, और जेलें हमारी सब भरी हुई हैं। हमारे देश की में बहुत समस्याएं हैं। सबसे बड़ी समस्या जो हमारे जो कानूनी व्यवस्था की वो ये है कि बहुत लोग हमारे यहाँ अंडर ट्रायल ही जेल में रहते हैं। तो हमारी जेलें जो इतनी भरी हुई हैं वो ख़ास करके इसलिए भी है कि लोगों को हमारे यहाँ ज़मानत ही नहीं मिलती, और बहुत गरीब लोग ऐसे होते हैं या बहुत जो ऐसे हिटमैन टाइप होते हैं। तो जो बॉस है वो तो कहीं बैठा है, उसने तमंचा लेके भेज दिया सुपारी के उसको मारा हो, वो उसको पकड़ा गया, उसके परिवार के पास तो ज़मानत के भी पैसे नहीं हैं। तो ऐसे हमारे यहाँ अंडर ट्रायल बहुत भरे हुए हैं। तो जो ओवर क्राउडिंग है जेलों में, जो भीड़ है, उसके अंदर ये भ्रष्टाचार और ज़्यादा पनपता है। तो असल में असलियत में कुछ ऐसे ही होते हैं हमारी जेलों में, जैसा कि आप कभी विशाल भारद्वाज की या अनुराग कश्यप की फिल्मों में देखते होंगे। जी, और शिव कुमार ये जानना चाहते हैं क्या रशिया अपने जो हाईटेक वेपन्स जो उनके पास है, उनके औजारों का भी प्रयोग इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि उसको लग रहा है कि भविष्य में नेटो से कोई अटैक हो सकता है? देखिए, मुझे नहीं लगता कि रशिया अपने सिर्फ वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन जिसको कहते हैं, जैसे एटम बम वगैरह जी, उनको छोड़ के मुझे नहीं लगता कोई ऐसा हथियार है जो रशिया भी इस्तेमाल नहीं कर रहा है, क्योंकि उनके जो किंजल मिसाइल थे जो कि हाइपरसोनिक हैं वो भी उन्होंने चलाए हैं, जो कि बहुत महंगे हैं और बहुत कम है उनके पास। तो रूस तो इस समय सब कुछ लेके यूक्रेन के ऊपर फेंक रहा है जी। मुझे नहीं लगता कि रूस के पास अब कोई ऐसे बहुत हथियार हैं, वही एटम बॉम्ब वगैरह या एटॉमिक मिसाइल्स के अलावा, जो उसने इस्तेमाल नहीं किए। तो ये सोचना कि रूस अभी कुछ बचा के रख रहा है कि जब बड़ी लड़ाई होगी नाटो के साथ तब इस्तेमाल करूंगा, वो गलत है। क्योंकि नाटो के साथ लड़ाई होगी तभी यही टैंक होंगे और यही आर्टिलरी गन्स होंगी। अब जो लड़ाई है रूस और यूक्रेन में, वो लड़ाई अब जवानों की आपस में नहीं है, ना वो लड़ाई हवाई जहाज़ों की है, ना वो हेलीकॉप्टर्स की है, ना वो टैंक्स की है। अभी लड़ाई सिर्फ तोपखानों की है, आर्टिलरी की है। और जो आजकल की आधुनिक आर्टिलरी है, आधुनिक तोपखाने हैं, ये 40, 50, 60 किलोमीटर, बल्कि अभी जो यूक्रेन मांग रहा है अमेरिका से, वो 80 किलोमीटर से मार करता है। क्योंकि उनकी सोच ये है कि अगर मेरे पास आर्टिलरी 40 किलोमीटर दूर मार करने वाली है और रूस के पास भी 40 किलोमीटर दूर मार करने वाली है, तो जैसे वो चलाएगा अपनी गन, मेरा रडार पता कर लेगा कि उसकी गन कहाँ पर है, उसका कंप्यूटर जो है, तो मेरी आर्टिलरी उसको निशाना बनाएगी, लेकिन उसको भी मेरा पता लग जाएगा। लेकिन अगर मेरे पास रेंज हो गई 80 किलोमीटर, तो मैं तो पीछे बैठा हूँगा। तो रूसी को अगर पता भी लग जाएगा कि मेरी गन कहाँ है, तो अगर वो कुछ चलाएगा भी तो गोला उसका वहाँ तक पहुँचेगा ही नहीं। तो इस समय वहाँ दोनों तोपखानों की लड़ाई हो रही है, और उन तोपखानों की लड़ाई में इस समय रूस और यूक्रेन में करीब 10 और 1 का फासला है कि अगर रूस के पास 10 तोपें हैं तो यूक्रेन के पास 1 तोप है, चाहे वो बेहतर तोप हो। तो मैं नहीं समझता कि इसमें रूस ने कोई कसर छोड़ी हुई है। और स्वीटी शर्मा ये जानना चाहती हैं क्या भारत में भी 2 पार्टी सिस्टम जैसा कि यूएस में अभी लागू है वो हो सकता है? अगर हाँ तो कैसे, और अगर नहीं तो क्यों? देखिए, ऐसी चीज़ें लागू नहीं होती लोकतंत्र में, ऐसी चीज़ें बनती हैं, पनपती हैं। तो एक तरह से भारत में एक समय कुछ ऐसा आया था कि 2 पार्टियां लीडिंग हो गई थी, बीजेपी और कांग्रेस। उसके बाद कांग्रेस का बहुत पतन हुआ है और उसकी जगह कोई आया नहीं है। लेकिन भारत में विविधता बहुत ज़्यादा है अमेरिका से या ब्रिटेन से। अब भारत में तमिलनाडु है, उसकी अपनी राजनीति है, केरला है, उसकी अपनी राजनीति है, बंगाल है, उसकी अपनी राजनीति है। हमारे यहाँ इतनी भाषाएं हैं,
इतनी तरह की राजनीति है, सबके अलग अलग नेता हैं। और हम देखिए, अब लोग हंसते हैं राहुल गांधी पे, क्योंकि वो जो बात कहते हैं वो ठीक से नहीं कहते हैं। वो कहते हैं इंडिया इज़ नॉट ए नेशन। उनको ये नहीं कहना चाहिए कि, वो कहते हैं इंडिया इज़ नॉट ए नेशन, इट्स ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। उनको ये नहीं कहना चाहिए कि इंडिया इज़ नॉट ए नेशन, उनको कहना चाहिए इंडिया इज़ ए नेशन विच इज़ ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। सो इंडिया जो एक रिपब्लिक है, गणतंत्र है, उसमें हमारे सारे राज्य मिले हुए हैं। ये उनका संगठन है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया एक तरीके से। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी तो एक नेशन है, एक देश है। तो राहुल गांधी ऐसा क्यों कहते हैं, आप उनसे पूछिए। लेकिन मैं आपसे सिर्फ इतना कहूँगा कि हमारे हर राज्य की अपनी सोच है, और हर रीजन की, हर जो भाषा का जो ग्रुप है, या हर जो जिसे कहेंगे एथनिसिटी है, उसकी अपनी सोच है। तो उसमें हम सिर्फ अगर कोई कानून बना के दो पार्टियां कर दें तो फिर इस देश को इकट्ठा रखना ही मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए अच्छा है कि देखिए, दो पार्टी होंगी तो आप सोचेंगे अच्छा, दो नेता हैं जो कि बहुत देशभक्त हैं। आज हमारे देश में स्थिति है कि करीब कम से कम 30-40 ऐसे नेता हैं जो कई सीटें जीत सकते हैं अपने इलाके में, जो कि सब परम देशभक्त हैं, कोई फ़र्क नहीं है। तो इससे चिंता नहीं होनी चाहिए। और पराग हेडे ये जानना चाहते हैं कि जो राष्ट्रपति का चुनाव होने वाला है, उसमें क्या हमें जो एक ऑपोजिशन संगठित तरीके से नज़र आएगी, और क्या ये एक तरह से 2024 का जो जनरल इलेक्शन होंगे उसके बारे पे भी एक तरह से कमेंट है? नहीं, देखिए, उसमें इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी के पास अभी नंबर्स हैं पराग जी, क्योंकि उनके पास थोड़े से कम है। वो कोई भी, चाहे केसीआर शायद ना करे तो जगन या कोई भी कर देगा, बीजेडी उनको पूरे कर देगी। तो नहीं भी हुआ, मतलब ऐसा हो नहीं सकता कि ना हो, तो सेकंड प्रेफरेंस में हो जाता है। तो मुझे नहीं लगता कि बीजेपी को कोई खतरा है। अब अपोजिशन की कितनी यूनिटी होगी, एकता होगी, ये हम देखते हैं। लेकिन इसका 2024 में कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि 2024 के लिए असली मसला वही है। मसला ये है कि अगर गठबंधन बनता है बीजेपी के खिलाफ, तो उस गठबंधन के कोर में कौन सी पार्टी होगी, और कोर में जो पार्टी होगी उसका नेता कौन होगा, क्योंकि वही जो कोर पार्टी का नेता होगा वही गठबंधन का भी नेता होगा। तो वो एक बड़ा पेचीदा मसला है, क्योंकि इस समय कोर पार्टी, अगर आप वोट शेयर देखें तो सिर्फ कांग्रेस हो सकती है। कांग्रेस में किसी को भरोसा नहीं है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी हैं, जिनको इस बात पे भरोसा नहीं है कि वो कांग्रेस के नेता हैं, क्योंकि उसके अभी वो अध्यक्ष भी नहीं बने हैं। तो इस समय 2024 बहुत दूर की बात है। और उसी से एक जुड़ा हुआ प्रश्न आज हमारे एक मेंबर ने पूछा कि जो आज राज्यसभा इलेक्शंस जो हो रहे हैं, जो चुनाव हो रहे हैं, उसको आप कैसे देखते हैं? खासकर जो राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटका में काफ़ी कांग्रेस सोच रही थी कि अच्छा कर पाएगी। देखिए, कांग्रेस को ये सोचना चाहिए कि कांग्रेस के पास जहाँ नंबर भी हैं, वहाँ कांग्रेस इतनी लड़खड़ाई क्यों कि अपने एमएलएस को उठा के ले जाना पड़ा। कि जो कांग्रेस के जो राहुल गांधी के इतने नज़दीकी हैं, सुरजेवाला, रणदीप सुरजेवाला, उनको उनके राज्य हरियाणा से उठा के आपको राजस्थान ले जाना पड़ा, क्योंकि आपको हरियाणा में खतरा था। हालांकि हरियाणा में 31 कांग्रेस पार्टी के एमएलए हैं, 31 के 31 वोट करे तो उन्हें कोई खतरा नहीं है। लेकिन उनको ये भी पूरा यकीन नहीं था कि हमारी पार्टी के लोग ही हमारे को वोट करेंगे। ऐसे कर्नाटका में देखें, कर्नाटका में एक सीट थी जो कांग्रेस के पास वोट कम थे, लेकिन इसके लिए ज़रूरी था कि जो जेडीएस है, जो कुमारस्वामी या देवेगौड़ा की पार्टी है, वो उनकी सपोर्ट करे। लेकिन उसको जो उनके साथ जो टाई अप था, उसको ठीक तरह से मैनेज नहीं किया गया। इसीलिए आप देखें तो कुमारस्वामी हर टीवी चैनल पे आके इंटरव्यू दे रहे हैं कि जी सिद्धरामैया ने मेरे एमएलएस को सीधा क्यों लिखा कि हमारे को वोट दे, पार्टी तो मेरी है, मेरे से आके बात करनी थी। तो ये कांग्रेस पार्टी का पॉलिटिकल मैनेजमेंट जो है, ये राज्यसभा के चुनाव से थोड़ा सा उसको भी रेखांकित करता है। अंडरलाइन को शायद यही कहते हैं, रेखांकित। और शिल्पी गर्ग जानना चाहती हैं कि जिस तरह से विश्व की पूरी अर्थव्यवस्था जिस तरह से एक तरह से चरमरा रही है, भारत में भी अगर देखें जाएं तो महंगाई बढ़ती जा रही है, क्या इसका कोई इस पे फ़र्क पड़ेगा ग्रोथ रेट पे, इंडिया के ग्रोथ रेट? देखिए, ग्रोथ रेट पे तो फ़र्क पड़ ही रहा है, क्योंकि ग्रोथ रेट थोड़ा पेचीदा, इतना पेचीदा भी नहीं, सिंपल ही है। क्योंकि एक होती है आपकी नॉमिनल ग्रोथ रेट, कि आप एक साल में हो सकता है 20% बढ़ जाएं, लेकिन उसके अंदर से फिर जो आपका इन्फ्लेशन होता है, मुद्रास्फीति, उसको घटाना पड़ता है। तो आपका 20% तो ग्रोथ हो जाए और 14% हो जाए इन्फ्लेशन, जैसे कि पाकिस्तान में इस समय, तो ग्रोथ फिर आपकी जो नेट ग्रोथ है सिर्फ 6% होगी।
तो भारत में भी इस समय इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। तो मान लीजिए कि जैसे RBI ने अब कहा कि 6.7% इस साल इन्फ्लेशन रहेगा। आमतौर पे जब RBI से अंदाजे लगाता है तो इससे कुछ ज़्यादा ही निकलता है। तो मान लीजिए कि 6.7 ही है, उससे ज़्यादा नहीं होगा। उसका मतलब ये है कि हमारी इकोनॉमी अगर 15% पे ग्रो करे तब करीब 8% नेट ग्रोथ हो सकती है, जो पहले उम्मीद थी 8.2%। तो 15% बहुत ज़्यादा होता है नॉमिनल बेसिस पे। इसलिए अब जो हमारी टोटल ग्रोथ है उसको भी 7.2, 7.5 ऐसे लाया जा रहा है। और लगता है कि ये भी इससे भी हो सकता है कम हो जाए, क्योंकि जो इन्फ्लेशन है इस समय, आज के दिन आप देखें जब हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, जो भारत की जो क्रूड बास्केट है, मतलब भारत जो कच्चा तेल खरीदता है, कुछ खाड़ी के देशों से खरीदता है, कुछ रूस से खरीदता है, कुछ कहीं और से खरीदता है, तो सबका मिला के जो उनकी औसत निकाली जाती है, आज वो हमेशा से ऊंची हो गई है, ऑल टाइम हाई हो गई है, $121 पर बैरल हो गई है। तो अब क्या भरोसा ये कहाँ रुकेगा जाके ग्राफ। और ऐसे खाद्य पदार्थ, खाने के तेल, अनाज, दालें, ये सब महंगी हो रही हैं। और देखिए, महंगी के अलावा कई चीज़ें और समस्याएं हो गई हैं, जैसे सप्लाई चेन जो दुनिया भर में है वो डिसरप्ट हो गई है। अब चीन के अंदर उन्होंने ज़बरदस्त लॉकडाउन किया हुआ है, थोड़ा सा खोलते हैं फिर कर देते हैं, क्योंकि उनकी एक ज़ीरो कोविड पॉलिसी है। दुनिया भर में जितनी शिपिंग कंपनीज हैं, जो जहाज़रानी की कंपनियां हैं, ज़्यादातर उनकी मिल्कियत चीन के पास है। और चीन ही दुनिया का सबसे बड़ा निर्यातक और आयातक मुल्क है, सबसे बड़ा ट्रेडर चीन है, व्यापारी। तो बहुत सारे वो जो जहाज़ हैं और उनके ऊपर जो कंटेनर हैं वो अब चीन में ही फंसे हुए हैं, क्योंकि वहाँ लॉकडाउन है। तो दुनिया भर में जहाज़ों की भी शॉर्टेज हो गई है और कंटेनर्स की भी शॉर्टेज हो गई है। और जो ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट है वो 3 गुना हो गई है। तो उससे जो हमारे जो निर्यातक हैं उनको भी फ़र्क पड़ रहा है। तो इस समय दुनिया काफ़ी डामाडोल है जहाँ तक कि अर्थव्यवस्था का सवाल है। मैं एक आखिरी प्रश्न और लेना चाहूँगी। करण बेदी ने पूछा, ये MMRC ये क्या है? 4-5 साल हो गए, जो जेट्स हमें पहले से एक्वायर कर लेने चाहिए थे, हमारे पास आ जाने चाहिए थे, अभी तक नहीं आए हैं। देखिए, आपकी बात ये ठीक है, क्योंकि अभी हमारे पास जो रफाल आए हैं पिछले 1-1.25 साल में, उसके पहले जो हमारे पास एक मेजर फाइटर प्लेन आया था वो 1996 में ऑर्डर किया गया था और 1997 में आना शुरू किया था, सुखोई 30 MKI। तो कोई देश, खास करके ऐसा देश जिसको खतरा हो 2 बड़े देशों से अपने साथ में, चीन और पाकिस्तान से, वो 20 साल तक, 21 साल तक कोई नया आधुनिक जहाज़ नहीं ले पाए। ये शर्म की बात है और ये बड़ी चिंता की बात भी है। लेकिन हमारे देश की स्थिति आप देखिए, हमने एक बोफोर्स तोप खरीदी सन 87 में और 86 में ऑर्डर करी वो जी। उसके बाद से अभी तक हम बाहर से नई तोप नहीं ले पाए। तो अभी जाके पिछले साल से या उसके पिछले साल अमेरिका से जो कुछ हमने M77 गन्स लिए हैं, जो हाविट्सर्स हैं, जो कि पोर्टेबल हैं, इधर से उधर ले जा सकते हैं, ये वही गन्स हैं जो कि अभी यूक्रेन इस्तेमाल कर रहा है। ये बहुत आधुनिक हैं। तो आप सोचिए कि 35 साल तक आपने कोई तोप नहीं खरीदी, क्योंकि अब इतना डर गए कि बोफोर्स में स्कैंडल हो गया। तो हमारे देश में समस्याएं गहरी हैं। लेकिन ये कहने के बाद ये भी कहना ज़रूरी है कि MMRCA जो है ये बहुत महंगी चीज़ है और उसके लिए 125-150 जहाज़ खरीदना, इतना पैसा किसी की जेब इतनी गहरी नहीं है। और अगर आप एक के लिए खरीदेंगे, इतना पैसा खर्च करेंगे, तो आर्मी के हाथ से जाएगा या नेवी के हाथ से जाएगा। ये हमारे देश के पास इतना पैसा नहीं है, कभी भी इतना पैसा नहीं हुआ कि हम एक साथ कोई बड़ा सिस्टम बड़े भारी नंबर्स में खरीद पाएँ, खास करके हवाई जहाज़। तो ये तभी होगा जब हमारे यहाँ अपने बनने शुरू हो जाए। तेजस बन रहा है लेकिन बहुत धीरे धीरे बन रहा है। तो इन सब चीज़ों को तेज़ बढ़ाना पड़ेगा, मेक इन इंडिया के थ्रू, या जो विदेशी कंपनियां हैं वो इंडिया में आके अपने प्लांट लगाएं। और उसके साथ साथ हमारी अर्थव्यवस्था जो है उसमें ग्रोथ होना बहुत ज़रूरी है। अब देखें कि अब हम कहते हैं कि ठीक है, इस साल तो डिफेंस बजट सिर्फ 5% बढ़ाया, सिर्फ 4% बढ़ाया, या जो हमारी GDP है उसका करीब सिर्फ 1.6% है, 1.65% है। इसको आप और तरीके से देखें, अगर आपकी अर्थव्यवस्था इस समय 7% पर ईयर बढ़ने की बजाय, या पिछले अगर 10 साल का आप
औसत ले लें करीब 6-6.5%, जी। इसकी बजाय 8 या 9% बढ़े हर साल, चक्रवृद्धि कंपाउंडेड, तो आप देखेंगे आपका डिफेंस बजट भी उतनी ही प्रतिशत जीडीपी का कितना बढ़ जाएगा। अब जैसे जापान का तो कानून है कि उनके यहाँ रक्षा के ऊपर जीडीपी से 1% से ऊपर खर्च नहीं कर सकते, शुरू से बना हुआ है दूसरे विश्व युद्ध के बाद से। पर जापान की अब जीडीपी देखिए कितनी बड़ी है छोटे से देश की। तो ये सवाल ये नहीं है कि आप अपनी जीडीपी का कितना प्रतिशत खर्च करते हैं, उससे बड़ा सवाल ये है कि आपकी जीडीपी कितनी बड़ी है। इसलिए सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमें आर्थिक ग्रोथ की ज़रूरत है। इन सभी प्रश्नों का जवाब देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम अगले सप्ताह भी आपके साथ समक्ष होंगे नए नए मुद्दों के साथ। धन्यवाद देखने के लिए। धन्यवाद आपका नीलम।